जे ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी अंग्रेजी में लिखी किसी किताब का पन्ना थमा दिया जाए तो उसे शायद लगेगा कि वो किसी एलियन भाषा को देख रहा है। मतलब उसमें ना तो आज वाले कोई जाने पहचाने शब्द होंगे और ना ही वैसी ग्रामर होगी। बिल्कुल, वो पढ़ने का तरीका ही एकदम अलग होता था। हाँ, और जो भाषा आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है उसकी शुरुआत कोई बहुत सलीके से सजे हुए व्याकरण के कमरे में तो नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत दरअसल खूंखार कबीलों, समुद्र के लुटेरों और एक दूसरे से टकराती संस्कृतियों के बीच हुई थी। तो चलिए इसके हर एक पहलू को समझते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल का हमारा मिशन है अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शुरुआती दौर को डिकोड करना। और ये सफर ग्रीको रोमन प्रभाव से लेकर एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन युग तक जाता है। समझना चाहते हैं कि एक भाषा कैसे भयंकर आक्रमणों के बीच या कह लीजिए बदलते राजवंशों के बीच न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि एक नया रूप ले लेती है। उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत सारे रहस्य खोलने वाली है। सोर्सेज में कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल चौंका देने वाली हैं, जैसे कि किंग आर्थर असल में कौन थे या शुरुआती अंग्रेजी कैसी सुनाई देती थी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि साहित्य सिर्फ कहानियों का कोई संग्रह नहीं है। ये उस वक्त की राजनीति, लोगों के डर और पूरे सामाजिक ढांचे का एक बहुत ही साफ आईना होता है। जब हम उस समय की कविताएं पढ़ते हैं ना, तो असल में हम उन लोगों का दिमाग और उनकी मजबूरियों को पढ़ रहे होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से, मतलब ब्रिटेन के उन मूल निवासियों से जिन्हें सेल्ट्स कहा जाता है। तो रोमन और जर्मनिक कबीलों के आने से सदियों पहले ब्रिटेन के इन द्वीपों पर सेल्ट्स का वास था। अब ये कोई एक बहुत बड़ा संगठित साम्राज्य नहीं था। मतलब ये लोग छोटे छोटे गुटों में रहते थे। हाँ, ये लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। और उनकी संस्कृति का जो सबसे ताकतवर हिस्सा था वो थी उनकी मौखिक परंपरा, मतलब ओरल ट्रेडिशन। क्योंकि लिखित दस्तावेजों का चलन तो था नहीं, इसलिए उनके पास ड्रूइड्स हुआ करते थे। ड्रूइड्स, ये कोई खास तरह के लोग होते थे? हाँ, ड्रूइड्स सिर्फ पुरोहित नहीं थे, आप कह सकती हैं कि वो चलते फिरते इंसान रूपी मेमोरी कार्ड थे। वाओ, ह्यूमन मेमोरी कार्ड्स। बिल्कुल, वे समाज के कानून के जानकार थे, इतिहासकार थे, वैद्य थे। पीढ़ियों का जो पूरा इतिहास और रीति रिवाज था वो उनके दिमाग में दर्ज होता था, जिसे वो गाकर या कहानियों के जरिए आगे बढ़ाते थे। तो ये सब बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन फिर इस द्वीप पर नजर पड़ती है इतिहास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक की, रोमन्स की। जूलियस सीजर ने 55 ईसा पूर्व में एक कोशिश की थी, है ना? हाँ, की थी, लेकिन वो ब्रिटेन को पूरी तरह जीत नहीं पाया था। उसने बस एक ट्रेडिंग पार्टनर बनाकर छोड़ दिया। असली जो रोमन विजय थी वो सम्राट क्लॉडियस के समय 43 ईस्वी में जाकर हुई। और रोमन्स ने वहां आकर बहुत सारे बदलाव भी किए, मतलब सड़कें बनाई, शहर बसाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है। रोमन्स ने ब्रिटेन पर लगभग 400 सालों तक राज किया। हाँ, करीब करीब 4 सदियां। 400 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। तो फिर अंग्रेजी एक रोमांस भाषा क्यों नहीं बन गई, जैसे फ्रांसीसी या स्पेनिश है? लैटिन भाषा हमेशा के लिए ब्रिटेन की जमीन पर टिक क्यों नहीं पाई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब रोमन्स के कब्जे के तरीके में छिपा है। ब्रिटेन पर रोमन्स का जो कब्जा था ना, वो एक सैन्य और एलीट कब्जा था। वहां कोई जमीनी सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं था। अच्छा, मतलब उन्होंने ब्रिटेन को अपना घर नहीं माना कभी? एग्जैक्टली, उन्होंने उसे बस एक सैन्य चौकी और संसाधन निकालने वाली जगह की तरह इस्तेमाल किया। जो ऊंचे तबके के सेल्स थे या जो रोमन प्रशासन के साथ काम कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने लैटिन सीखी। और जो आम जनता थी, जमीन पर काम करने वाले आम किसान और दूर दराज के कबीले अपनी पुरानी सेल्टिक भाषा ही बोलते रहे। इसीलिए लैटिन कभी भी ब्रिटेन की मिट्टी की आम बोलचाल की भाषा नहीं बन पाई। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो जब 410 ईस्वी में रोमन्स ने अपनी अंदरूनी कमजोरी की वजह से अपनी सेना ब्रिटेन से वापस बुला ली, तो ब्रिटेन एकदम अकेला और कमजोर पड़ गया। हाँ, पूरा का पूरा सिस्टम खाली हो गया। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये सिचुएशन मुझे एक प्राइम रियल एस्टेट जैसी लगती है। प्राइम रियल एस्टेट, वो कैसे? मतलब कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही खूबसूरत और महंगी प्रॉपर्टी है, उसमें एक बहुत ताकतवर किराएदार रहता था जिसने खूब सजावट की, पक्की दीवारें बनाई, लेकिन वो अचानक रातों रात घर छोड़कर चला गया। अब घर के दरवाजे खुले हैं, कोई सुरक्षा नहीं है और बाहर से नए लोग आकर उस पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस वैक्यूम का फायदा फिर किसने उठाया? और जो पुराने किराएदार थे यानी सेल्ट्स, उनका क्या हुआ? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने।
तो इस वैक्यूम का पूरा फायदा उठाया जर्मनी कबीलों ने। मुख्य रूप से 3 कबीले समंदर पार करके आए, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ओके। और यहाँ भाषा के लिहाज से एक बहुत दिलचस्प तथ्य सामने आता है। इन कबीलों के बसने के बाद इस जमीन को एंग्ला लैंड कहा जाने लगा। एंग्ला लैंड मतलब लैंड ऑफ द एंगल्स। बिल्कुल, और यहीं से आज का हमारा शब्द इंग्लैंड पैदा हुआ है। अरे वाओ! लेकिन जब ये कबीले हमला कर रहे थे तो जो पुराने लोग थे सेल्ट्स, उन्होंने अपनी जमीन इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ दी होगी। मतलब क्या किंग आर्थर इन जर्मैनिक आक्रमणकारियों से लड़ रहे थे? क्योंकि ऐसा सुना है कि किंग आर्थर की जो पूरी कहानी है वो इसी दौर की है। हाँ, ये सच है। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात पर बहुत बटे हुए हैं कि आर्थर नाम का कोई एक राजा सच में था भी या नहीं। अच्छा, मतलब वो एक मिथक भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन साहित्य के नजरिए से देखें तो किंग आर्थर उसी सिल्टिक प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो शायद उन मूल निवासियों के आखिरी बड़े राजा थे जिन्होंने इन जर्मैनिक हमलों का डट कर सामना किया। लेकिन वो हार गए। हाँ, अंततः एंग्लो सैक्सन कबीले ज्यादा ताकतवर साबित हुए। उन्होंने मैदानी इलाके पर कब्जा कर लिया और सेल्स को घर के एक कोने में, जैसे आज के वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की तरफ धकेल दिया। तो अब ब्रिटेन में एक नया समाज बस चुका है, एंग्लो सैक्सन समाज। अगर हमें इनकी भाषा और ओल्ड इंग्लिश को समझना है तो पहले ये समझना होगा कि इनका दिमाग कैसे काम करता था, मतलब इनका माइंडसेट क्या था। एंग्लो सैक्सन समाज पूरी तरह से एक ऑनर बेस्ड यानी सम्मान और वफादारी पर आधारित समाज था। बहादुरी उनके लिए सबसे ऊपर थी। राजनीतिक रूप से राज्य 7 राज्यों में बटा था, जिसे हेप्टार्की कहते हैं। 7 अलग अलग राज्य, तो आपस में बहुत लड़ाई होती होगी। बहुत ज्यादा। और इनमें वेसेक्स नाम का राज्य सबसे ताकतवर बनकर उभरा, खासकर किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के नेतृत्व में। और इसी मारकाट के बीच एक और बहुत बड़ा बदलाव आता है ना? 597 ईस्वी में सेंट ऑगस्टीन के आने से ईसाई धर्म फैलने लगता है। तो मतलब जो पुराने पेगन रीति रिवाज थे और नए क्रिश्चियन विश्वास, वो आपस में टकराने लगे होंगे। टकराए भी और आपस में मिले भी। भाषा तो उनकी जर्मनिक थी, पर अब उसमें लैटिन और बाद में वाइकिंग्स के जरिए नॉर्मन या नॉर्स प्रभाव भी शामिल होने लगे। तो इस मिलीजुली भाषा का साहित्य कैसा था? साहित्य अभी भी मुख्य रूप से मौखिक ही था। स्कोप्स, जिन्हें आप चारण या भाट कह सकती हैं, और ग्लीमैन इन लंबी कविताओं को गाते थे। जब मैं इस ओरल ट्रेडिशन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आज के रैप बैटल्स या स्पोकन वर्ड पोएट्री की याद आती है। मतलब जहाँ दिमाग में तेजी से लाइनें सोचकर एकदम फ्लो में गानी होती है। ये तुलना एकदम सही है, क्योंकि उन्हें हजारों लाइनें याद रखनी होती थी और इसके लिए वो कुछ खास तकनीक इस्तेमाल करते थे। सबसे बड़ी बात, उनकी कविताओं में आज की तरह राइम या तुकबंदी नहीं होती थी। तुकबंदी नहीं होती थी? तो फिर वो याद कैसे रखते थे? राइम की जगह वे एलिट्रेशन यानी अनुप्रास का इस्तेमाल करते थे, जहां लाइन के शुरुआती अक्षर बार बार दोहराए जाते हैं। इसके अलावा एक सिजोरा होता था, मतलब लाइन के ठीक बीच में एक पॉज लेना, सांस लेने के लिए। बिल्कुल, ताकि अगली आधी लाइन पूरी ताकत से गा सकें। और एक और कमाल की चीज थी केनिंग्स। हाँ, केनिंग्स के बारे में तो मैंने पढ़ा है और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं। मतलब 2 शब्दों को जोड़कर कुछ नया बना देना, जैसे समंदर को वेल रोड यानी वेल का रास्ता कहना, या शरीर को बोन हाउस यानी हड्डियों का घर कहना। बिल्कुल, इससे भाषा बहुत विजुअल हो जाती थी। अगर इसे आज के जमाने से जोड़ के देखें तो ये एकदम हमारे आज के मॉडर्न स्लैंग या हैशटैग्स की तरह है ना, जहां आप बस 2 शब्दों में पूरी की पूरी कहानी कह देते हैं। हैशटैग्स वाली बात आपने बहुत बढ़िया कही। और इन्हीं तकनीकों से उनका साहित्य बना, जिसे हम आगे 2 हिस्सों में देखते हैं, हीरोइक और एलिजिएक पोएट्री। भाषा और समाज को समझने के बाद अब ये देखना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने असल में लिखा क्या। मतलब हीरोइक और एलिजिक पोएट्री की कहानी क्या थी? अगर हीरोइक यानी वीर रस की बात करें तो सबसे पुराना अंग्रेजी महाकाव्य है बियोवुल्फ। ये करीब 3182 लाइनों की कविता है। इतनी लंबी? हाँ, और ये आज नॉवल कॉडेक्स नाम के मैन्युस्क्रिप्ट में महफूज है। कहानी में बियोवुल्फ एक योद्धा है जो किंग रोतगार के शानदार महल ह्योरॉट को ग्रेंडल नाम के एक भयानक राक्षस से बचाता है। और वो उस राक्षस को मारता कैसे है? मैंने सुना है वो लड़ाई बहुत खूंखार थी। बहुत ही खूंखार। बियोवुल्फ ग्रेंडल का हाथी उखाड़ देता है। बाप रे। हाँ, और फिर वो पानी के अंदर जाकर ग्रेंडल की मां से लड़ता है, और कहानी के अंत में 50 साल बाद जब वो खुद बूढ़ा हो चुका है तब वो एक ड्रैगन से लड़ते हुए मारा जाता है। ये पूरी कहानी वफादारी और किस्मत, जिसे वो वियर्ड कहते थे, उस पर उनके विश्वास को दिखाती है। वियर्ड यानी किस्मत। लेकिन मुझे यहाँ एक बात अजीब लगती है।
मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी ब्रूटल थी, योद्धाओं वाली, खून खराबे पर आधारित थी, उनकी एलिजिएक या उदासी भरी कविताओं में इतना गहरा दुख और अकेलापन क्यों है? आपका इशारा किन कविताओं की तरफ है? जैसे द वॉन्डरर, द सीफेरर या द रूइन जैसी कविताएं। द वाइव्स लैमेंट में तो एक औरत ओक के पेड़ के नीचे गुफा में अपने पति के लिए तड़प रही है। तो इतनी खूंखार सोसाइटी में ये मेलनकॉलिक या उदासी भरा टोन कहाँ से आया? इसका जवाब उनकी असल जिंदगी में छिपा है। देखिए, इन लोगों के लिए जिंदगी बहुत छोटी और खतरनाक थी। मतलब कोई सुरक्षा नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ठंड, हर वक्त लड़ाई का माहौल, और सबसे बड़ा डर था एग्जाइल, यानी देश निकाले का। अगर आप कबीले से बाहर कर दिए गए तो आप अकेले सर्दी और जानवरों का शिकार बन जाएंगे। ये डर उनके अंदर एक बहुत बड़ा शून्य पैदा करता था। तो ये उदासी उसी डर का नतीजा थी? हाँ, इसीलिए उनकी सारी बहादुरी के पीछे किस्मत या वर्ड का एक भारी बोझ हमेशा महसूस होता है। समझ गई। एंग्लो सैक्सन साहित्य तो अपने इस खास ढंग से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी इतिहास में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, या कहूं कि सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, 1066 यानी 1066। बिल्कुल, इस साल ने तो अंग्रेजी भाषा की दिशा ही बदल कर रख दी। तो इस 1066 में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ पलट दिया? ये साल है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का। हुआ यूं कि एंग्लो सैक्सन राजा एडवर्ड द कन्फेसर की मौत हो गई। उनके बाद हैरोल्ड गॉडविंसन राजा बने, पर नॉर्मंडी के रहने वाले विलियम ने दावा किया कि ताज उनका है। नॉर्मंडी मतलब फ्रांस से? हाँ। अक्टूबर 1066 में विलियम ने हैरोल्ड को हरा दिया और इसके साथ ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हो गया। इस जीत ने इंग्लैंड में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म को लागू कर दिया। मतलब सत्ता पूरी तरह से एक जगह केंद्रित हो गई। बिल्कुल, एक सेंट्रलाइज्ड राजशाही शुरू हुई। लंदन बहुत बड़ा रिसोर्स और एजुकेशन सेंटर बन गया। बाद में 13वीं सदी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी आए। और आपको मैग्ना कार्टा तो याद ही होगा, 1215 वाला, जहां किंग जॉन को पहली बार कानून के दायरे में लाया गया था। एग्जैक्टली। लेकिन इन सबसे भी रोचक बात यह है कि ब्रिटेन अब एक ट्राइलिंगुअल सोसाइटी यानी 3 भाषाओं वाला समाज बन गया था। एक ही देश में 3 भाषाएं, वो कैसे काम कर रहा था? देखिए, जो नया शासक वर्ग फ्रांस से आया था, उनके लिए फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा अमीर तबके, कानून और कोर्ट की भाषा बन गई। ओके। चर्च और पढ़ाई लिखाई के लिए लैटिन का इस्तेमाल होता था, और जो आम जनता थी वो अपनी वही पुरानी अंग्रेजी बोलती रही। मतलब ये तो आज के किसी मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसा हो गया। वो कैसे? जरा सोचिए, एक कंपनी है जहां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक अलग भाषा बोलते हैं, जैसे फ्रेंच। जो लीगल और टेक टीम है वो अपनी एक अलग कोडिंग या लैटिन भाषा में बात कर रही है, और जो जमीन पर काम करने वाला ग्राउंड लेवल का स्टाफ है वो अपनी तीसरी ही भाषा यानी अंग्रेजी बोलता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही कमाल की तुलना है ये। एक ही देश में लोग अलग अलग लेवल पर जी रहे थे। और यहीं से तो फ्रेंच के नए शब्द अंग्रेजी में आने लगे हैं ना, जैसे जस्टिस, कोर्ट, जज, रोमांस, ब्यूटी, और इन्हीं सब के मिलने से मिडिल इंग्लिश ने जन्म लिया। बिल्कुल सही। और भाषा में आए इस बदलाव का सीधा असर वहां के साहित्य पर भी पड़ा। अब लड़ाई के मैदान की जगह रोमांस और चिवैलरी ने ले ली। चिवैलरी यानी कोर्टली लव और शूरवीरों के तौर तरीके। हाँ, और साहित्य 3 मुख्य हिस्सों में बढ़ गया, जिन्हें हम द 3 मैटर्स कहते हैं। अच्छा, वो 3 हिस्से कौन से थे? पहला मैटर ऑफ ब्रिटेन, जिसमें किंग आर्थर और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की कहानियां थी। दूसरा मैटर ऑफ फ्रांस, जिसमें शार्लेमेन की बातें थी। और तीसरा मैटर ऑफ रोम, जिसमें अलेक्जेंडर या ट्रॉय जैसी पुरानी क्लासिकल कहानियां थीं। इसी दौर में जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ की हिस्टोरिया रेगविन ब्रिटेनिया भी तो आई थी ना, जहां उन्होंने सेल्टिक लेजेंड्स को आर्थरियन रोमांस में बदल दिया था। एकदम सही। इसके अलावा सरगवेन एंड द ग्रीन नाइट भी इसी समय की एक बहुत बेहतरीन रचना है। इसमें एलिटरेशन और टेल राइम का बहुत बढ़िया इस्तेमाल हुआ है। और एक और कविता है पर्ल, जो एक पिता का अपनी बेटी को खोने के दुख पर आधारित है। ये सब सुनकर लगता है कि साहित्य काफी बदल गया था। लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, वो है डिबेट पोएट्री, द आउल एंड द नाइटिंगेल। ओह, वो तो इस दौर की सबसे शानदार विधाओं में से एक है। इसमें एक उल्लू और एक बुलबुल के बीच जबरदस्त बहस होती है। उल्लू कड़े कानून और नैतिकता का प्रतीक है, जबकि बुलबुल जिंदगी की खुशी और आजादी का प्रतीक है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल आज की इंटरनेट बहसों या ट्विटर आर्ग्यूमेंट्स जैसा है, या किसी रियलिटी टीवी शो जैसा है ना।
बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि आज हम कीबोर्ड पे लड़ते हैं और उनकी ये बहस एक बर्लेस्क कॉमेडी और जानवरों की कहानी यानी बीस्ट फेबल्स की पोएटिक फॉर्म में होती थी। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे सफर का सारांश निकालें तो हम देखते हैं कि कैसे बेयरवुल्फ के खूंखार लड़ाकों से शुरू होकर साहित्य कोटली लव, सर गवेन और जानवरों की डिबेट पोएट्री तक पहुंच गया। मतलब भाषा कभी एक जगह रुकती नहीं है। कभी नहीं। ये हमलों, कानूनों और लोगों की आम बोलचाल का एक लिविंग मिक्स है जो हमेशा बदलता रहता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए आज मैं एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर एंग्लो सैक्सन्स और नॉर्मन्स के टकराव ने और उनके आपस में मिलने से एक इतनी समृद्ध अंग्रेजी भाषा पैदा हुई, तो आज के वक्त में